नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं अवधेश। उत्तराखंड प्राइम की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर और बड़ा अपडेट कोरोना को लेकर ही है। उत्तराखंड में आज कोई भी पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं आई है कोरोना को लेकर। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 46 तक पहुंच चुकी है। 19 कोरोना के जो मरीज हैं वो ठीक हो चुके हैं। अब प्रदेश में कोरोना के जो एक्टिव केस है उनकी संख्या 27 है। देहरादून में कोरोना के सबसे ज्यादा 24 मरीज हैं। नैनीताल जिले में कोरोना के 9 मामले सामने आए हैं। हरिद्वार जिले में कोरोना के 7 मामले सामने आए हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि आज कोई भी कोरोना पॉजिटिव मामला सामने नहीं आया है। तो आंकड़ों की बात करें तो प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 46 है। 19 कोरोना मरीज ऐसे हैं जो रिकवर कर रहे हैं। प्रदेश में कोरोना के 27 एक्टिव केस अभी हैं और सबसे ज्यादा जो मरीज कोरोना के हैं वो देहरादून में हैं। नैनीताल की बात करें तो यहां पर 9 मामले हैं, जबकि हरिद्वार में कोरोना के 7 मरीज इस वक्त हैं। और सीधे रुख करते हैं देहरादून का। ब्यूरो चीफ अजीत राठी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजीत जी, आज तो कोई मामला सामने नहीं आया, लेकिन क्या कुछ रिपोर्ट्स भेजी गई हैं? कितने टेस्ट की रिपोर्ट आनी बाकी है? क्योंकि अब इस बात पर खुश होना थोड़ा सा सही नहीं लगता कि कोई मामला सामने नहीं आता। 6 दिन तक कोई मामला सामने नहीं आया था, लेकिन उसके बाद फिर मामले आने लगे। हाँ जी अवधेश, बिल्कुल आपने सही कहा। और ये आज भी दूसरा दिन है जब कोई मरीज नहीं आया है। कल भी नहीं आया था, क्योंकि ये जो 46 की संख्या है परसों शाम तक की है और अभी भी दूसरा दिन है। और ये वाकई राहत तो देती है, लेकिन एक सावधान होने का एक संकेत भी देती है कि आप सावधान रहिए और सचेत रहिए, वरना अगर ज़रा सी भी लापरवाही हुई तो मरीजों की संख्या बढ़ने में देर नहीं लगेगी। क्योंकि आपने इस पीरियड में देखा होगा कि एक दिन में उत्तराखंड में 6-6 मरीज, 7-7 मरीज भी डिटेक्ट हुए हैं। और ये एक ठीक है, आज कोई मरीज़ नहीं आया, कल भी कोई मरीज़ नहीं आया था। इधर से सैंपल भेजे गए हैं और सैंपल लगभग रोज़ ही भेजे जाते हैं और करीब 300 सैंपल ऐसे हैं जिनकी अभी रिपोर्ट आनी बाकी है। तो उस रिपोर्ट के आने के बाद क्या स्थिति बनेगी वो तो उनके रिजल्ट आने के बाद ही पता चल सकता है। लेकिन फ़िलहाल चूँकि ये एक निरंतर एक प्रक्रिया चल रही है और ये अभी जैसा इसको नाम दिया गया है कि पेंडेमिक है, तो इसका अभी ये भी नहीं कहा जा सकता कि कब तक ख़त्म हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल भी सिस्टम ने थोड़ी सख्ती की है, लॉकडाउन थोड़ा सख्ती से पालन करवाया जा रहा है और हेल्थ डिपार्टमेंट ने जितना भी अपने जो भी संसाधन जुटा सकता था जुटाए हैं। जमातियों पर, उनके संपर्क में आए लोगों पर, जितने भी उनके पड़ोसी हैं, नातेदार, रिश्तेदार हैं, सब पर नज़र रखी जा रही है। जहाँ जहाँ तक इंटेलिजेंस और पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन पहुँच सकता है, जितना भी हो सकता है वो सब किया जा रहा है। और बाकी अभी जब जो भी सैंपल वहाँ लंबित हैं, जब उनकी रिपोर्ट आ जाएगी तो तभी कुछ कहना उचित रहेगा कि अभी तो 2 दिन से राहत है। जी अवधेश। बिल्कुल। और अगर हम बात करें जिस तरीके से पूरा कोरोना का काल चल रहा है, क्या जमातियों की जो तलाश चल रही थी उस पर क्या है वो चीज़ें भी हैं, उस पर भी आपसे जानकारी लेंगे। बने रही हमारे साथ। केदारनाथ का रुख करते हैं। केदारनाथ की यात्रा की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। मंदिर समिति ने फैसला किया है कि मंदिर के कपाट 29 अप्रैल को ही खुलेंगे। मगर बड़ा सवाल यह है कि अभी एक दिन पहले ही पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा था कि केदार धाम के कपाट 14 मई को खुलेंगे। तो क्या उस वक्त तीर्थ पुरोहितों से बात नहीं की गई थी? इस यात्रा सीजन में बर्फबारी ऐसी हुई कि बाबा शिव का धाम केदारनाथ अभी तक बर्फ से ढका हुआ है। तस्वीरें देखिए, दूर तक फैली बर्फ, बाबा की नगरी में सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। केदारधाम में 5 महीने बाद बिजली व्यवस्था फिर से बहाल कर दी गई है। अब सीसीटीवी के जरिए यात्रा की तैयारियों की मॉनिटरिंग होगी। साथ ही पेयजल की व्यवस्था और दूसरी व्यवस्थाओं पर भी प्रशासन का पूरा फोकस है। जितने भी हमारे पड़ाव हैं सब पर हमारी बिजली पहुंच चुकी है। तो बिजली पहुंचने से हमारा कम्युनिकेशन शुरू हो जाएगा, मोबाइल टावर शुरू हो जाएंगे, सीसीटीवी सर्विलांस शुरू हो जाएगा। तो बेसिक जो वहाँ पर मॉनिटरिंग है वो शुरू हो जाएगी। इसके अलावा पानी की बात करें तो लिंचोली तक पानी का रिस्टोर किया जा चुका था। पाइप्स हमारे केदारनाथ पहुँच गए हैं और तत्काल उस पर भी हम लोग कार्रवाई करके आने वाले 2-3 दिन में वहाँ पानी की व्यवस्था भी सुचारू कर देंगे। इसके साथ ही सुलभ इंटरनेशनल की टीम भी केदारनाथ पहुंच गई है, जो धाम में शौचालयों का निर्माण करेगी। साथ ही धाम में घोड़ा खच्चरों का संचालन भी शुरू हो गया है, जिससे प्रशासन को जरूरी सामान पहुंचाने में काफी मदद मिलेगी। अब पुलिस की तरफ से केदारधाम में चौकी बनाने की तैयारी की जा रही है। मंदिर सुरक्षा गार्ड है वो ऑलरेडी श्री केदारनाथ जी में है। इसके अलावा जो सीजनल चौकियाँ खुलती हैं श्री केदार, लंचोली, भीमवली और जंगल चट्टी, वो हमारी 22 तारीख को फंक्शनल हो जाएंगी चौकियाँ।
अभी भीमली और जंगल चट्टी में हमारे लोग हैं। केदारनाथ धाम के कपाट 29 अप्रैल को तय वक्त पर ही खुलेंगे। शीतकालीन गद्दी स्थल ऊखीमठ में मीटिंग के बाद ये फैसला लिया गया। हालांकि अभी एक दिन पहले ही पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने घोषणा की थी कि केदार मंदिर के कपाट लॉकडाउन की वजह से 14 मई को खुलेंगे। भगवान केदारनाथ जी के कपाट के संबंध में जो बैठक हुई थी, इसमें जितने राइट होल्डर हैं, एक लोग हैं वो भी थे, क्योंकि रावत जी अभी क्वारंटीन में, वो तो नहीं थे शामिल बैठक में, क्वारंटीन में ही हो, तो काफ़ी इसमें विचार विमर्श किया। प्रशासन के लोग भी थे, पुलिस प्रशासन के थे, जिला प्रशासन के डीएम साहब थे। सर्वसम्मति से ये हुआ कि जो पूर्व निर्धारित डेट है, जो महाशिवरात्रि के दिन निर्णित हुआ था, तो 29 अप्रैल को ही भगवान केदारनाथ जी के कपाट खुलेंगे। लॉकडाउन की परिस्थितियों का अवलोकन करते हुए फिर से मंदिर खोलने की तिथियों को अवगत कराया है। उन्होंने कहा कि 15 मई को 4:30 बजे प्रातः बद्रीनाथ मंदिर के पट खुलेंगे, 14 मई को केदारनाथ के पट खुलेंगे और 5 मई को गाड़ू घड़े की जो परंपरा है उसका निर्वहन किया जाएगा। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज या सरकार ने बयान देने से पहले मंदिर से जुड़े तीर्थ पुरोहितों से इस बारे में बात करना मुनासिब नहीं समझा। भगवान केदारनाथ, जिनके प्रति देश भर की आस्था है, अगर उनके कपाट खुलने की तारीख में कोई बदलाव किया जाना था तो उसके लिए सरकार ने तीर्थ पुरोहितों से बात क्यों नहीं की? मंदिर के कपाट कब खुलने हैं और कब बंद होने हैं, इसका फैसला मंदिर से जुड़े तीर्थ पुरोहित ही करते आए हैं। ऐसे में लॉकडाउन के दौरान अगर सरकार को कोई फैसला करना भी था तो उसके लिए तीर्थ पुरोहितों से बात क्यों नहीं हुई? क्या सतपाल महाराज ने तीर्थ पुरोहितों से बात किए बगैर ही ये बयान दे दिया था? देहरादून से अजीत सिंह राठी के साथ रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो सवाल अहम है और इसी सवाल का जवाब समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ ब्यूरो चीफ अजीत जी लगातार बने हैं। अजीत जी, सवाल ये है कि पर्यटन मंत्री कहते हैं कि तारीख बढ़ा दी गई है, मंदिर समिति कहती है कि यथावत जो तिथि थी वही रहेगी। ये कम्युनिकेशन गैप हो गया या फिर कोई और चीज़ है जो अब उभर कर निकल कर सामने आ रही है? अवधेश, देखिए, जो यहाँ चारधाम के जो कपाट खुलते हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, इनके जो मंदिरों के जो पट खुलते हैं, उनका जो फैसला करते हैं, उनकी जो तिथि होती है, वो जो धर्मावलंबी होते हैं वो सब मिलकर, पुरोहित, पुजारी, धर्मावलंबी, धर्मगुरु, ये सब एक साथ मिलकर बैठकर ये सब चीज़ें तय करते हैं। ये कोई एकदम इतना सामान्य काम नहीं है। ये चूँकि पूरा धार्मिक प्रक्रिया के तहत ये एक तारीखें तय की जाती हैं। और सतपाल महाराज जो यहाँ कैबिनेट मंत्री हैं, जो पर्यटन और धर्मस्व के मंत्री भी हैं विभाग के, तो उन्होंने कल ये बयान दिया कि ये अब जो है केदारनाथ की तारीख में बदलाव कर दिया गया और अब वो मई के मिड में उनके भी पट खोले जाएंगे, जैसा बद्रीनाथ के लिए हो चुका है। लेकिन देखिए, ऐसा होता है कि यहाँ पर क्या होता है, दो चीज़ें बड़ी दिक्कत वाली होती हैं। एक तो समन्वय नहीं होता। ये चीज़ ये दिखाती है कि गवर्नमेंट के और मंदिर के जो प्रबंधन है, जो उसके जो लोग हैं, जो धर्मगुरु हैं, जो धर्मावलंबी हैं, उनके साथ गवर्नमेंट का कोई डायलॉग नहीं है। एक तो ये चीज़ तय करती है ये बात कि समन्वय नहीं है सरकार के बीच और मंदिर के जो प्रबंधन हैं, जो भी लोग हैं, जो उनको खोलना, जिनको अधिकृत किया है शास्त्रों में, जो खोलना चाहते हैं, तो एक तो ये तय करती है। दूसरा, मंत्री ने अगर ये बयान कल दिया, हमारे समेत सभी मीडिया के पर ये प्रसारित हुआ, तो सरकार ने पूरा होमवर्क नहीं किया था और मंत्री के पास होमवर्क नहीं हुआ, समन्वय नहीं था। ये तो साफ तौर से चीजें सामने निकल कर आ भी रही हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। उधम सिंह नगर में भाजपा विधायक का वीडियो वायरल हो रहा है। राजकुमार ठुकराल का वीडियो वायरल हुआ है। जमातियों के बारे में विधायक ठुकराल बोल रहे थे, रोहिंग्या मुसलमानों पर बोल रहे थे विधायक, और अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर उधम सिंह नगर से आ रही है, जहां पर भाजपा विधायक का एक वीडियो वायरल हो रहा है और राजकुमार ठुकराल जमातियों के बारे में बोल रहे हैं, रोहिंग्या मुस्लिमों के बारे में वो बोल रहे हैं। म्यांमार वर्मा, जहां से 50,000 रोहिंग्या मुसलमानों को निकाला गया, लेकिन हमारे कुछ तथाकथित नेताओं के चक्कर में इनको हिंदुस्तान में शरण दी गई। आज वही रोहिंग्या मुसलमान जो कि तबलीगी जमात में शामिल होकर, जिन्होंने निजामुद्दीन की दरगाह में ऐसा अपराध किया, ऐसा पाप किया जो क्षम्य नहीं है,
इन लोगों ने आज इनकी गतिविधियां इतनी बढ़ती जा रही हैं, देशद्रोह की संख्या में आ रही हैं। मैं तो हिंदुस्तान सरकार से बार बार डिमांड कर रहा हूं, ऐसे लोग जो आदतन डॉक्टरों को, पुलिस को, नर्सों को, स्वास्थ्य महकमे को गालियां दे रहे हैं, उनका उत्पीड़न कर रहे हैं, ईंटें बरसा रहे हैं, उनको मारना चाहते हैं, इनको तो करने के आदेश होने चाहिए। इनको निरोधात्मक कार्रवाई करते हुए एनएसए में, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में निरुद्ध करना चाहिए। तो राजकुमार ठुकराल जो बीजेपी के विधायक हैं, उनका कहना है कि जो भी जमाती हैं ये दरअसल वो रोहिंग्या मुसलमान हैं जो एक अजीब तरह की सियासत के चलते यहाँ पर आ गए हैं। राजकुमार ठुकराल साहब खुद हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार ठुकराल जी, जो बात आप कह रहे हैं, क्या स्पष्ट आप ये संदेश देना चाहते हैं कि जो भी जमाती पूरे देश में फैले हैं ये दरअसल रोहिंग्या मुसलमान हैं? ठुकराल साहब सुन पा रहे हैं क्या? तो राजकुमार ठुकराल जी से फिर से संपर्क कर रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि जो रोहिंग्या मुसलमान थे जिनको भारत में शरण नहीं देनी थी, कुछ ऐसे लोग भारत में आ गए और वही जमात में मिल गए हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा था, सुनवाते हैं आपको एक बार। म्यांमार वर्मा, जहां से 50,000 रोहिंग्या मुसलमानों को निकाला गया, लेकिन हमारे कुछ तथाकथित नेताओं के चक्कर में इनको हिंदुस्तान में शरण दी गई। आज वही रोहिंग्या मुसलमान जो कि तबलीगी जमात में शामिल होकर, जिन्होंने निजामुद्दीन की दरगाह में ऐसा अपराध किया, ऐसा पाप किया जो क्षम्य नहीं है, इन लोगों ने आज इनकी गतिविधियां इतनी बढ़ती जा रही हैं, देशद्रोह की संख्या में आ रही हैं। मैं तो हिंदुस्तान सरकार से बार बार डिमांड कर रहा हूं, ऐसे लोग जो आदतन डॉक्टरों को, पुलिस को, नर्सों को, स्वास्थ्य महकमे को गालियां दे रहे हैं, उनका उत्पीड़न कर रहे हैं, ईंटें बरसा रहे हैं, उनको मारना चाहते हैं, इनको तो करने के आदेश होने चाहिए। इनको निरोधात्मक कार्रवाई करते हुए एनएसए में, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में निरुद्ध करना चाहिए। तो सुना आपने, राजकुमार ठुकराल कह रहे हैं कि इन सभी पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया जाना चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून काफ़ी सुर्खियों में है क्योंकि तमाम ऐसे लोगों पर लगाया भी गया है जो कोरोना वॉरियर्स के जान के दुश्मन बन गए थे। लेकिन उधम सिंह नगर में भाजपा विधायक का ये वीडियो वायरल हो रहा है और साफ तौर से वो ये कह रहे हैं कि दरअसल ये जो जमाती पूरे देश में फैले हैं, ये जो जमाती उत्तराखंड में भी कोरोना फैलने का बड़ा कारण बने हैं, ये रोहिंग्या मुसलमान हैं जो जमात में घुस गए और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। इन सभी पर एनएसए लगाया जाना चाहिए और ये वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। राजकुमार ठुकराल साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। ठुकराल साहब, ये जो बात आपने कही है, कि आप ये स्पष्ट कहना चाहते हैं कि दरअसल जो जमाती हैं ये रोहिंग्या मुसलमान हैं सारे? नहीं, रोहिंग्या मुसलमान जिनको म्यांमार वर्मा से निकाला गया था, वो कुछ आ गए, इनके साथ मिल गए, वो भी निजामुद्दीन के कार्यक्रम में शामिल हो गए। 9,500 थे तबलीगी जमात के लोग, उसमें 3100 का पता लगा, 6400 कहाँ है? ये देशद्रोह की संज्ञा में आता है। इनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, निरोधात्मक कार्रवाई करते एनएसए में निरुद्ध करना चाहिए। और जो आदतन पुलिस वालों को मार रहे हैं, डॉक्टरों को मार रहे हैं, नर्सों को मार रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं, इनके खिलाफ तो ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो इस देश। लेकिन राजकुमार ठुकराल साहब, ये कार्रवाई होनी चाहिए, आप किससे मांग कर रहे हैं? सरकार और पुलिस आपकी उनको ढूंढ ही नहीं पा रही। आप ढूंढेंगे नहीं तो कहां से कार्रवाई करेंगे? ढूंढ रही है सरकार ढूंढ रही है। देखिए मेरी बात सुनिए, इंदौर में शिवराज सिंह चौहान जी ने, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने एनएसए की कार्रवाई की है। ढूंढ कर इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इनको समय दिया गया था कि तबलीगी जमात के लोगों अपना इलाज कराओ। किसी भी धर्म का व्यक्ति, किसी भी जाति का व्यक्ति अगर वो हिंदुस्तान का विनाश चाहेगा तो उसके खिलाफ गोली मारने के। बिल्कुल, लेकिन राजकुमार ठुकराल साहब, गोली मारने के आदेश दे दिए जाएं, ये आपकी निजी राय हो सकती है, लेकिन कानून तो इस चीज की इजाजत नहीं देता है। हाँ, मेरी निजी राय है जी, लेकिन क्या आपको इस बात का अंदाजा है कि आपकी निजी राय होती तो उसके परिवार पर क्या बीतती है, इसका अनुमान हम लगा नहीं सकते हैं। कितना अभद्र व्यवहार किया जा रहा है, महिलाओं के सामने, नर्सों के सामने नंगा हो रहे हैं लोग, तबलीगी जमात के लोग। ये बिल्कुल। और इसके अतिरिक्त मैं, लेकिन राजकुमार ठुकराल जी, ये बताइए कि आप जो ये बात कर रहे हैं कि ये सारे रोहिंग्या मुसलमान हैं, क्या इसका कोई आपके पास तथ्य ऐसा आया है इसलिए आप बोल रहे हैं, या फिर जो कुछ भी जमात की वजह से कोरोना फैला उसको लेकर आपका ये गुस्सा बोल रहा है? जी, मेरा गुस्सा बोलेगा नहीं, मैं देश के लिए मरता हूं, देश के लिए जीता हूं मैं। नहीं, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या कुछ तथ्य हैं? सारे जमातियों को रोहिंग्या मुसलमान कह देना, कुछ तथ्य मिले हैं क्या आपको ऐसे? जमातियों को रोहिंग्या नहीं कह रहा हूं, जमाती अलग है, रोहिंग्या अलग है, दोनों ने मिक्सअप होकर काम किया है। जी,
उस जमात में वो भी शामिल हुए, रोहिंग्या भी शामिल हुए। तबलीगी जमात के लोग अलग हैं, जिनका निजामुद्दीन में कार्यक्रम चल रहा था, जिनको देश की चिंता नहीं है, जो आज भी छुप के चोरों की तरह बैठे हैं, इनको सामने आके अपना इलाज कराना चाहिए ना। मैं ये बात कहना चाहता हूँ। ठीक है। और जो भी देश का विनाश चाहेगा, राजकुमार ठुकराल जैसा भारतीय चुपचाप बैठने वाला नहीं है, मैं आपको बता दूं। लेकिन पुलिस आपकी चुपचाप क्यों बैठी है? वो तो एक्शन कर नहीं पा रही है। नहीं, पुलिस एक्शन कर रही है, सभी समय पर एक्शन करेगी पुलिस। ठीक है, पुलिस वाले शुक्रिया अपने ठुकराल प्राणों साहब को हमारे साथ न्यौछावर जुड़ने करके के लिए। तो देश की राजकुमार रक्षा कर रहे ठुकराल बीजेपी विधायक, उनका कहना है कि हम बिल्कुल भी इस तरीके की चीजें बर्दाश्त नहीं करेंगे, कम से कम जो लोग छिप कर कोरोना को फैलाने का काम कर रहे हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश के अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कोविड-19 को समर्पित अस्पतालों को जरूरी सुविधाओं से लैस करने का आदेश दिया। कोर्ट ने अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग समेत सभी जिले और बीडी पांडे अस्पताल नैनीताल में आईसीयू सेंटर बनाने और वेंटिलेटर स्थापित करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि वेंटिलेटर स्थापित करने में और देरी अब संभव नहीं है। मामले की अगली सुनवाई 29 अप्रैल को होगी। कोर्ट ने राज्य सरकार को डायरेक्ट किया है कि अगले 7 दिनों के अंदर सभी कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स में, सभी 15 अस्पताल जिनमें पर्वतीय जिलों के अस्पताल भी हैं, उनमें कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स के वेंटिलेटर स्टैब्लिश किए जाएं और राज्य सरकार स्थापित करने के बाद ऑनरेबल कोर्ट को 28 तारीख को अवगत कराए। तो 15 अस्पतालों में वेंटिलेटर लगाने के निर्देश दिए गए हैं और कोरोना को लेकर हाईकोर्ट का ये आदेश सामने आया है। उधम सिंह नगर में एक किसान ने अपने ऊपर पेट्रोल डालकर खुदकुशी की कोशिश की। गनीमत रही कि मौके पर मौजूद किसानों ने उसे रोक लिया, जिससे किसान की जान बच गई। बताया जा रहा है कि किसान इस बात से परेशान है कि लंबे समय से गन्ने की पर्ची नहीं आ रही थी, जिससे उसका गन्ना खेत में खड़े खड़े ही सूख रहा था। तो कोरोना काल में किसानों की अपनी मुश्किलें हैं और आप देखिए, गन्ने की पर्ची को लेकर जब दिक्कत आई तो किसान ने अपने ऊपर केरोसिन डाल लिया और जान देने की कोशिश की। इन तस्वीरों से सवाल तो सीधा उठता है कि जो दावे किए जा रहे हैं, जमीनी हकीकत से उनका फासला तो कम से कम बहुत दूर है, वरना ऐसी नौबत नहीं आती। ना